हेलो बच्चों, क्या हाल है। सो प्रीवियस जो भी चैप्टर्स हैं उन सबके मेरे ख्याल से पीवाईक्यूज के सॉल्यूशन देखे लिए होंगे 25 ईयर्स के। क्योंकि पीवाईक्यू के थ्रू क्या कई सारे कॉन्सेप्ट अपने ओपन हो जाते हैं, प्रॉपर क्लियर हो जाते हैं। और जेई में पूछा किस तरीके का जाता है पैटर्न, वो अपने दिमाग में सेट होती चीजें चली जाती। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज गैसियस स्टेट। अब देखो, गैसियस स्टेट में हम आइडियल गैस, रियल गैस सारा कुछ कवर करेंगे। तो इसमें एक ये 2024 में आया हुआ है, आइडियल गैस से रिलेटेड पीवाईक्यू। अब इसमें देखें, बेसिकली पूछ क्या रहे हैं। क्लोज वेसल है जिसमें 10 ग्राम आइडियल गैस एक्स है 300 केल्विन पर, और प्रेशर इसका 2 एटीएम है। और सेम टेम्परेचर पर 80 ग्राम अनदर गैस वाई इसमें ऐड कर देते हैं, सो प्रेशर 6 एटीएम हो जाता है। तो रेशियो ऑफ आरएमएस स्पीड ऑफ एक्स एंड वाई बतानी है। ठीक है भाई। तो सबसे पहले आरएमएस स्पीड का क्या फार्मूला होता है भाई, वो तो पता होना चाहिए। तो आरएमएस स्पीड अगर देखें तो दिस इज स्क्वायर रूट 3 RT/M। ठीक है, ये आरएमएस स्पीड का फार्मूला है, स्क्वायर रूट 3 RT/M। अब देखो, गैस को हमने पहले 10 ग्राम गैस 300 केल्विन पर थी तो प्रेशर 2 एटीएम था। तो गैस एक्स जो है वो 10 ग्राम है, और इसका प्रेशर जो है दिस इज 2 एटीएम। और इसमें दूसरी गैस हमने वाई ऐड की, वाई ऐड की 80 ग्राम, और 80 ग्राम ऐड की तो प्रेशर टोटल 6 हो गया, बाकी कोई कंडीशन चेंज नहीं हुई। इसका मतलब जितना प्रेशर का इंक्रीज हुआ वो गैस वाई की वजह से हुआ कि नहीं। तो वाई का पार्शियल प्रेशर कितना होना चाहिए, 4 एटीएम। ठीक है, तो वाई का पार्शियल प्रेशर हो गया 4 एटीएम। अब पार्शियल प्रेशर इतना आ गया। नाउ हमें किसी तरह मोलर मास का रेशियो पता चल जाए तो अपना आरएमएस स्पीड का रेशियो आ जाएगा। तो हमको एक चीज पता है कि पार्शियल प्रेशर इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। पार्शियल प्रेशर इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो अगर हम पार्शियल प्रेशर एक्स अपॉन पार्शियल प्रेशर वाई करें तो ये अपने को अगर देखो तो मोल ऑफ एक्स अपॉन मोल ऑफ वाई के रेशियो में आ जाएगा। और मोल होता है मास अपॉन मोलर मास। तो एक्स का 10 अपॉन मोलर मास ऑफ एक्स, और इसी तरह वाई का 80 अपॉन मोलर मास ऑफ वाई, ये हमको मिल रहा है। और पार्शियल प्रेशर का रेशियो पी एक्स बाई पी वाई अगर चेक करो तो दिख ही रहा है 2/4। ठीक है भाई। तो यहां से हमको एम एक्स अपॉन एम वाई मिल जाएगा, या ऐसे ही लिख लेते हैं, यहां से एम वाई अपॉन एम एक्स हम लिख ले रहे हैं। तो एम वाई अपॉन एम एक्स की जो वैल्यू है, ये वैल्यू आ रही है एम वाई अपॉन एम एक्स 4। अब एम वाई अपॉन एम एक्स 4 आ रहा है तो यहां से जरा चेक करो कि स्पीड का रेशियो क्या होगा। वी एक्स अपॉन वी वाई, ये होगा स्क्वायर रूट एम वाई अपॉन एम एक्स। ठीक है ना। और एम वाई अपॉन एम एक्स है 4, तो स्क्वायर रूट में 4/1। इसका मतलब कितना हो गया, ये 2/1 आ गई वैल्यू। और 2/1 कुछ दिख रहा है, ऑप्शन डी हमें 2/1 दिख रहा है, तो डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों। ओके। तो रियल गैस का अगर फार्मूला लिखें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के टर्म्स में तो इसको ऐसे लिख पाएंगे, पीवी इक्वल टू जेड इंटू आर टी। ठीक है। यहाँ पे अगर देखोगे तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर दिया है 0.5 इंटू आर टी, और पी की वैल्यू है एक्स एटीएम, और मोलर वॉल्यूम है 0.4। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है।
अब अगर यही गैस आइडियल बिहेवियर देने लगे, टेम्परेचर 800 है, यही गैस आइडियल बिहेवियर दे सेम टेम्परेचर प्रेशर पे, तो मोलर वॉल्यूम वाई आता है। तो वाई आता है तो भाई आइडियल गैस के लिए तो पीवी इक्वल टू आरटी लिख सकते हैं फॉर 1 मोल, जहाँ वी मोलर वॉल्यूम है। तो सेम प्रेशर टेम्परेचर पर मोलर वॉल्यूम गैस का आ जाता है वाई। अब मोलर वॉल्यूम गैस का वाई है तो वी की वैल्यू जो है वो वाई के बराबर है इस केस में। प्रेशर वही है एक्स और इक्वल टू आर टी। तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन होगी। अब हमको चाहिए बेसिकली एक्स अपॉन वाई कितना होगा। तो अगर एक्स अपॉन वाई चाहिए तो फर्स्ट इक्वेशन में स्क्वायर करके सेकेंड को डिवाइड कर दें उससे। तो इक्वेशन 1 का स्क्वायर बाई 2 ये कर रहे हैं। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 0.4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स इंटू वाई इक्वल टू 0.5 का स्क्वायर इंटू आर टी का स्क्वायर बाई आर टी। तो एक आर टी तो ये कैंसिल हो रहा है, इधर आ जाएगा लेफ्ट में एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 0.5 का स्क्वायर इंटू आर टी डिवाइडेड बाई 0.4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू बन जाएगी अपनी 100। तो इसका मतलब एक्स और वाई का रेशियो जो हमें दिख रहा है दैट इज 100। 100 इज अवर आंसर। सीधे ही क्वेश्चन है, कुछ इसमें ज्यादा इधर उधर सोचना नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जेई 2020 का है। अच्छा क्वेश्चन है, काफी डिफरेंट टाइप का बनाया गया है क्वेश्चन। यहाँ पे जैसे मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पढ़ते हैं उसी तरह का हमें एक स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, जहाँ वाई एक्सेस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को और एक्स एक्सेस स्पीड को बता रही है। बट ये स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकल है। अच्छा सिमेट्रिकल है तो ये तो हमको पता है कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को क्या रिप्रेजेंट करेगा। मैक्सिमम पार्टिकल जिस स्पीड से ट्रेवल करते हैं वो स्पीड ही तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हुई। तो ये रिप्रेजेंट करेगा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को। ठीक। दूसरी चीज की क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, तो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है तो इस वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड जो पार्टिकल की स्पीड है और राइट साइड वाले पार्टिकल की स्पीड है, देखो एवरेज करोगे तो एवरेज इसी लाइन पे ही आएगा, और एवरेज इस लाइन पे आएगा। इसका मतलब v मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है और एवरेज स्पीड जो है इस केस में वो तो इक्वल होंगे ही होंगे। ठीक। अब बात आती है आरएमएस स्पीड की। देखो यहाँ हम फार्मूला नहीं लगा सकते मैक्सवेल वाला, क्योंकि मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन अनसिमेट्रिकल था जबकि ये सिमेट्रिकल है। तो आरएमएस स्पीड की अगर बात करेंगे तो आरएमएस स्पीड जो है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज स्पीड होती है। ठीक है ना। फॉर एनी नॉन नेगेटिव स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम बात करें तो आरएमएस स्पीड ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज स्पीड होती है। इक्वलिटी का साइन वहां होता है व्हेन हर पार्टिकल की स्पीड सेम हो। इफ स्पीड ऑफ एवरी पार्टिकल इज सेम, वहां पे इक्वलिटी का साइन आता है। अदरवाइज आरएमएस स्पीड ऑलवेज ग्रेटर देन एवरेज स्पीड है। जैसे फार्मूले से भी अगर देखो तो आरएमएस स्पीड हम निकालेंगे तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं आरएमएस स्पीड को स्क्वायर रूट 1/n सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n
VI²। दिस इज RMS स्पीड। और अगर एवरेज स्पीड को लिखें तो एवरेज स्पीड को इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर कंपेयर करोगे तो अपने आप ही ये चीज दिख जाएगी कि RMS स्पीड ग्रेटर देन एवरेज स्पीड है। तो अगर ऑप्शन हम ढूंढें कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो भाई सी ऑप्शन तो वैसे ही रॉन्ग दिख रहा है, डी वैसे ही रॉन्ग दिख रहा है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल और एवरेज तो सेम होनी चाहिए। और यहाँ क्योंकि पार्टिकल की स्पीड अलग अलग है, सारे पार्टिकल सेम स्पीड के नहीं है। अगर सेम स्पीड के होते तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाता, लेकिन सेम स्पीड के नहीं है, तो उस केस में वी RMS की वैल्यू ग्रेटर देन वी एवरेज होगी, दैट इज ऑप्शन बी। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम जेई एडवांस 2019। अब स्टेटमेंट जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमको देखने क्या क्या है अबाउट RMS स्पीड, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ गैस इन इक्विलिब्रियम। चलो चेक करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, यू RMS इज डबल व्हेन इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज 4 टाइम। तो भाई RMS स्पीड का फार्मूला हमको पता है, या डायरेक्टली बात कर लो कि RMS स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी होती है कि नहीं, और रूट टी होती है। तो हमें दिख रहा है कि टेम्परेचर अगर 4 टाइम्स करेंगे तो RMS स्पीड डबल हो जाएगी, सीधा सीधा। दूसरा, ई एवरेज एट अ गिवन टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड ऑन मॉलिक्यूलर मास। तो हमको पता है कि एवरेज स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है, मॉलिक्यूलर मास कुछ भी हो, टेम्परेचर अगर चेंज नहीं हो रहा है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। डबल करोगे टेम्परेचर तो काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तीसरा, यू RMS इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। अब यू RMS की बात कर रहे हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3RT/m। अब 3RT/m तो क्या दिख रहा है, मोलर मास के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये सी ऑप्शन भी करेक्ट है। अगला बोल रहे हैं ई एवरेज इज डबल व्हेन इट्स टेम्परेचर इंक्रीज 4 टाइम। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, टेम्परेचर अगर हम डबल करेंगे तो ये वैल्यू भी डबल होगी। तो फोर्थ ऑप्शन जो दिख रहा है दैट इज रॉन्ग ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर हमें इस क्वेश्चन में ABC नजर आ रहे हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नाउ एक क्वेश्चन नेक्स्ट है, ये JEE 2018 में आया था। अब इसमें हमको एक क्लोज टैंक दिया है जिसमें 2 कंपार्टमेंट है AB, और इनको हमने ऑक्सीजन गैस से फिल करके रखा है, ऑक्सीजन को आइडियल एज्यूम करके चल रहे हैं, और पार्टीशन लगा हुआ है फिक्स जो दोनों को सेपरेट कर रहा है, इंसुलेटर है ये। और पार्टीशन को हम एक नए पार्टीशन से रिप्लेस करते हैं विच कैन स्लाइड एंड कंडक्ट हीट बट डज नॉट अलाउड गैस टू लीक। इसका मतलब ये ओल्ड पार्टीशन तो फिक्स था, हमने इसको रिप्लेस किया एक नए से। नया पार्टीशन फ्री है, मूवेबल है, कंडक्टिंग है, गैस केवल इस पार्टीशन के थ्रू लीक नहीं हो सकती, बाकी हीट भी ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है, और मूव भी करेगा, प्रेशर डिफरेंस है अगर तो। अब इतनी इंफॉर्मेशन दी है, ये फिगर 2 है। भाई जैसे ही मूवेबल पार्टीशन लगाओगे तो पिस्टन शिफ्ट होना शुरू होगा पार्टीशन तब तक जब तक कि इसके दोनों साइड प्रेशर की वैल्यू सेम ना हो जाए। अब हमको बताना है वॉल्यूम ऑफ कंपार्टमेंट ए आफ्टर द सिस्टम अटेन इक्विलिब्रियम। चलो ठीक है भाई। अब देखो, हम अगर बात करें तो फाइनली प्रेशर तो दोनों साइड सेम ही होगा ना, क्योंकि पिस्टन अगर फ्री मूवेबल है तो ये तब तक इधर उधर मूव करेगा जब तक दोनों साइड प्रेशर इक्वल ना हो जाए। तो फाइनल सिचुएशन में प्रेशर दोनों साइड इक्वल होगा। दूसरा पॉइंट कि गैस कहीं लीक नहीं हो रही, और अगर गैस कहीं लीक नहीं हो रही है
तो उस कंडीशन में गैस के जितने इनिशियल मोल थे उतने ही फाइनल मोल भी होंगे, दोनों साइड। ठीक है, तो हम एक काम कर रहे हैं कि टोटल वॉल्यूम में किसी तरह का कोई चेंज आएगा नहीं, और टोटल वॉल्यूम में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा, तो टोटल वॉल्यूम अगर देखें 1 मीटर क्यूब प्लस 3 मीटर क्यूब 4 मीटर क्यूब है। वी टोटल है 4 मीटर क्यूब। तो हमने फाइनली मान लिया कि लेफ्ट साइड का वॉल्यूम है 4 - x और राइट साइड का वॉल्यूम है x। ये फाइनल वॉल्यूम की वैल्यू है। तो अगर हम मोल इक्वल करें ए के इनिशियल फाइनल, बी के इनिशियल फाइनल, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। और देखो, दूसरी चीज की कंडक्टिंग भी है पिस्टन, तो फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू भी दोनों में सेम ही होगी, क्योंकि हीट तब तक एक्सचेंज होगी तब तक टेम्परेचर भी सेम ना हो जाए। तो गैस ए के लिए हम इक्वेशन बना रहे हैं, तो मोल केवल हमें पता है इक्वल है, तो हम लिखेंगे P1V1/T1 इक्वल टू P2V2/T2। तो गैस ए के लिए P है 5 बार, V है 1 मीटर क्यूब, एंड T है 400, और फाइनल प्रेशर है P गैस ए के लिए, वॉल्यूम है 4 - x, और टेम्परेचर है T। तो देखो एक इक्वेशन बनी। इसी तरह बी के लिए भी इक्वेशन बना सकते हैं। बी के लिए इनिशियल प्रेशर है 1 बार, वॉल्यूम 3 और टेम्परेचर 300। फाइनल प्रेशर है P, वॉल्यूम है x और टेम्परेचर है T। तो ये देखो हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई। अब दो इक्वेशन आ गई तो हमें केवल वॉल्यूम ही पूछा है फाइनल, और वॉल्यूम पूछा है, तो अगर हम रेशियो ले लें इक्वेशन 1/2 तो हमें सीधे सीधे मिलेगा। अच्छा, इक्वेशन 1/2 करें तो इस तरह से दिखेगी सिचुएशन कि जब रेशियो लेंगे तो ये पी टी तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये वैल्यू हमें फाइनली मिल रही है 5/4 × 1। अच्छा, ये भी कट गया, और राइट साइड अगर देखोगे तो 4 - x/x, तो ये आ गया 5x इक्वल टू 16 - 4x, तो इधर हो जाएगा 9x इक्वल टू 16, तो x की वैल्यू 16/9। अब x की वैल्यू 16/9 आ गई। अब हमसे पार्ट ए का वॉल्यूम पूछा था, तो ए का वॉल्यूम है 4 - x, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 - x, दैट इज 4 - 16/9, तो ये 20/9 आ रहा है, और 20/9 तो 2.22 इतने मीटर क्यूब पार्टीशन ए का जो वॉल्यूम है उसकी है वैल्यू। क्लियर है? तो हमें बस दो चीजें इक्वल की, एक तो पिस्टन फ्री मूवेबल था तो उसके दोनों साइड प्रेशर की फाइनल वैल्यू इक्वल की, दूसरा कंडक्टिंग भी था पिस्टन, तो हीट कंडक्शन से टेम्परेचर की वैल्यू भी दोनों साइड सेम हो गई। नाउ अगला जो क्वेश्चन है, अब इसमें हमसे ये बोल रहे हैं कि डिफ्यूजन कोफिशिएंट जो है आइडियल गैस का वो प्रोपोर्शनल है मीन फ्री पाथ और मीन स्पीड के। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर गैस का अगर 4 टाइम किया जाए और प्रेशर 2 टाइम इंक्रीज किया जाए, तो डिफ्यूजन कोफिशिएंट x टाइम इंक्रीज होता है, तो x की वैल्यू बताओ। तो भाई डिफ्यूजन कोफिशिएंट को हम म्यू से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन फ्री पाथ लैम्डा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन स्पीड, दैट इज v एवरेज।
अब मीन फ्री पाथ अगर देखें तो हमको पता है कि मीन फ्री पाथ हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बाई पी। मीन फ्री पाथ हमें याद होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बाई पी, और वी एवरेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। तो ये टर्म हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई पी, और टी की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई पी, तो हम ऐसे लिख पाएंगे दो अलग अलग केसेस में, μ1/μ2 इक्वल टू T1/T2 टू द पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाई P2/P1। अब हमसे बोला जा रहा है गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं 4 टाइम्स, तो मतलब T2 की वैल्यू 4T1 है, तो T1/T2 हो जाएगा 1/4। और गैस का प्रेशर इंक्रीज करते हैं 2 टाइम्स, तो P2/P1 हो जाएगा 2। ठीक है, तो अब ये वैल्यू अगर हम चेक करें तो वैल्यू ऑफ एक्स पूछा है कितना हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू अगर हम चेक करें तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा इधर 1/4 की पावर 3/2, तो ये आ जाएगा 1/8, और इधर 2, तो ये वैल्यू आ रही 1/4। तो हमें बताना था नया कोफिशिएंट कितना होगा, इसका मतलब हमें μ2/μ1 का वैल्यू बताना है, और दिस इज 4। तो इसका मतलब जो डिफ्यूजन कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू पुरानी वाली वैल्यू की 4 टाइम्स हो जाएगी। क्लियर है पॉइंट? तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। और मीन फ्री पाथ वैसे ये सब याद ही रखो फार्मूले, तुमको पता ही होगा कि दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच जो ट्रेवल्ड एवरेज डिस्टेंस है उसी को हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच ट्रेवल्ड एवरेज डिस्टेंस बाय द पार्टिकल, तो इसको ऐसे लिखा जाता है वी एवरेज, ये 1 सेकेंड में टोटल ट्रेवल डिस्टेंस, और पर सेकेंड में जो नंबर ऑफ कोलिजन्स हैं सक्सेसिव वो इतने हो गए Z1। तो वी एवरेज बाई Z1 ये मीन फ्री पाथ को रिप्रेजेंट करता है, और Z1 क्या होता है, √2 पाई सिग्मा स्क्वायर वी एवरेज इंटू एन स्टार, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू एन स्टार। एन स्टार नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम जो P/T के प्रोपोर्शनल होते हैं, बाकी सारे टर्म कांस्टेंट है, इसीलिए लैम्डा को T/P के प्रोपोर्शनल लिखा जाता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना, ये सब फार्मूले क्योंकि यूज में आते रहते हैं अपने। क्लियर है पॉइंट ये? नाउ अगला क्वेश्चन वैसे तो रेडियो एक्टिविटी का है, इसमें गैस का प्रेशर ही निकालना है, लो चेक कर लेते हैं इसको भी। ये जेई एडवांस 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है कि क्लोज वेसल है, रिजिड वॉल्स है, यूरेनियम 1 मोल लिया गया है, 1 मोल एयर है, और कंप्लीट डिके हो रहा है यूरेनियम का लेड में, तो रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर टू इनिशियल प्रेशर पूछा गया है। तो देखो अगर यूरेनियम के डिके की रिएक्शन लिखें तो 92U238 ये यूरेनियम है, और फाइनली डिके होता हुआ लेड में जब कन्वर्ट होगा तो लेड हो गया तुम्हारा 82 Pb206 दिया हुआ है ऑलरेडी। तो अगर यहाँ नोटिस करो तो मास नंबर में कितना डिक्रीज हो रहा है, 32 का, और मास नंबर में डिक्रीज अल्फा पार्टिकल की वजह से होता है, एक अल्फा पार्टिकल की वजह से 4 का डिक्रीज होता है मास नंबर में। तो अगर 32 का डिक्रीज है तो इसका मतलब कितने अल्फा पार्टिकल है, 8 अल्फा पार्टिकल है, और 8 अल्फा पार्टिकल है तो अल्फा पार्टिकल 2He4 है, तो 8 अल्फा पार्टिकल है तो 16 का डिक्रीज होगा एटॉमिक नंबर में, और एटॉमिक नंबर अगर 92 से 16 डिक्रीज करो
तो 16 डिक्रीज करो तो आ जाएगा 76 और है 82। इसका मतलब क्या हुआ? बीटा पार्टिकल भी निकले। कितने? 6 बीटा पार्टिकल रिलीज हुए। ठीक है, तो ये तो इक्वेशन की बात हो गई। और अल्फा पार्टिकल बेसिकली आयोनाइज्ड हीलियम गैस है। तो आयोनाइज्ड हीलियम गैस है तो प्रेशर यही डेवलप करेगा। तो प्रेशर डेवलप जो होगा वो इसकी वजह से होगा। तो अगर मान लो 1 मोल था, तो स्टोइकोमेट्री से तुम देख सकते हो कितने अल्फा पार्टिकल निकलेंगे। 8 मोल अल्फा पार्टिकल निकलेंगे। अच्छा, स्टार्टिंग में टोटल मोल गैस के कितने थे? स्टार्टिंग में टोटल मोल गैस के 1 ही थे, क्योंकि स्टार्टिंग में एयर थी। वही गैस है जो 1 मोल है, और 1 मोल है तो उसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर लगाएगी। फाइनल गैस के मोल कितने हैं? फाइनल गैस के मोल, एक तो 1 मोल एयर है प्लस 8 मोल आयनाइज्ड हीलियम गैस जो बनी है, टोटल 9 मोल बने। और तुम्हें पता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कंडीशन में प्रेशर और मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो प्रेशर का रेशियो अगर देखें तो P1/P2 लिखे इनिशियल एंड फाइनल, तो मोल का रेशियो 1/9 है। इसका मतलब फाइनल प्रेशर जो होगा गैस का वो 9 टाइम्स हो जाएगा इनिशियल प्रेशर के। दैट इज योर आंसर। आयनाइज हीलियम गैस बनी है ड्यूरिंग रिएक्शन में जो प्रेशर डेवलप करेगी, और इसी की वजह से प्रेशर फाइनली 9 टाइम्स हो जाएगा कंपेयर टू इनिशियल वैल्यू। नाउ ये अगला क्वेश्चन जेई 2015 का है। ये रियल गैस पर बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि 1 मोल मोनोएटॉमिक रियल गैस है जो इक्वेशन ये सेटिस्फाई कर रही है। अब तुम देखो वांडरवॉल इक्वेशन क्या थी भाई? P प्लस 1 मोल के लिए लिखें अगर, तो वांडरवॉल गैस इक्वेशन ऐसे लिखते हैं P+A/V² 1 मोल के लिए, V-B इक्वल टू RT। और ये वाला टर्म किसको बताता था? अट्रैक्शन को बताता था। अभी फिलहाल इक्वेशन में ये गायब है, और ये गायब है, इसका मतलब अट्रैक्शन वाला टर्म गायब है कि नहीं? और अट्रैक्शन वाला टर्म गायब है तो पोटेंशियल एनर्जी जो नेगेटिव होती है वो किसकी वजह से होती है? अट्रैक्शन वाले टर्म की वजह से होती है। तो अगर हम नोटिस करें तो पहला और चौथा ग्राफ जो है उसमें पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव साइड जा रही है कि नहीं? और नेगेटिव साइड जा रही है तो ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अट्रैक्शन तो है ही नहीं गैस पार्टिकल्स में। अब रिपल्शन वाला टर्म क्या करेगा कि अगर पार्टिकल क्लोज आएंगे, तो जब एक लिमिट से ज्यादा क्लोज आ जाते हैं तो रिपल्शन फोर्स फिर वर्क करना स्टार्ट करते हैं, और रिपल्शन करेंगे स्टार्ट तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो किस केस में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है? तो सी ऑप्शन दिख रहा है जिसमें कम नहीं हो रही है लेकिन इंक्रीज हो रही है जब पार्टिकल एक लिमिट से क्लोज आ रहे हैं। बी ऑप्शन फ्लैट है, इसका मतलब गैस पार्टिकल में किसी तरह का कोई फोर्स काम कर ही नहीं रहा है, तो ये तो गलत है। तो जो इक्वेशन हमें ये दी गई है उसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट ऑप्शन है दैट इज सी। क्लियर है पॉइंट? ये क्वेश्चन जेई एडवांस 2014 का है, और अच्छा क्वेश्चन है काफी, ग्राम्स लॉ पर बेस। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि एक्स वाई दो वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, मॉलिक्यूलर मासेस इनके 10 एंड 40, और दो कॉटन प्लग हमने लगा दिए एंड में, और जिसमें एक्स वाई मतलब इसमें लिक्विड की ड्रॉप्स डाल दी, स्ट्रोक कर दिया उसमें, और इनको प्लेस करते हैं 24 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब में, और ट्यूब में ऑलरेडी इनर्ट गैस है 1 atm प्रेशर पर 300 केल्विन पर। तो एक्स वाई रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं जो फर्स्ट ऑब्जर्व होता है एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द एंड ऑफ एक्स।
तो एक्स वाई के अगर इक्वल मॉलिक्यूलर डायमीटर है और आइडियल बिहेवियर हमें इनर्ट गैस और वेपर्स का एज्यूम करना है, तो ये एज्यूम करते हुए हमको फर्दर आंसर करना है क्वेश्चन का। ठीक है भाई। तो अब इसमें पहला क्वेश्चन ये पूछा है, वैल्यू ऑफ डी इन सेंटीमीटर एज एस्टिमेटेड बाय ग्राम्स लॉ। तो भाई डी डिस्टेंस ये है, तो अगर हम बोले कि लेफ्ट से डी डिस्टेंस है तो राइट से हो जाएगी 24 माइनस डी। इसका मतलब जितने टाइम में गैस एक्स ट्रेवल करेगी डी डिस्टेंस, उतने ही टाइम में वाई ट्रेवल करेगी 24 माइनस डी। और हमें पता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम ये होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन, को हम ऐसे लिख सकते हैं, एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बाकी कंडीशन क्योंकि सेम है, तो 1/स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। तो अगर यहाँ पे हम देखें गैस एक्स ने डी डिस्टेंस ट्रेवल करी जितने टाइम में, गैस वाई ने 24 माइनस डी ट्रेवल करी उतने टाइम में, तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ गैस वाई अपॉन गैस एक्स। और वाई का मोलर मास ऊपर दिया है भाई 40, और एक्स का मोलर मास दिया है 10, तो my/mx हो जाएगा 4 और रूट के बाहर निकालोगे तो 2। तो इसका मतलब यहाँ से d अपॉन 24 माइनस डी की जो वैल्यू आ रही है दिस इज 2। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि d इक्वल टू 48 माइनस 2d, तो d की वैल्यू आ जाएगी 48/3। तो 16 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस d की वैल्यू आ रही है। अब हमसे डिस्टेंस d की वैल्यू ही पूछी है पहले क्वेश्चन में, तो फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया 16। नाउ इसी का सेकेंड पार्ट जो है वो बोल रहे हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो डी की है वो स्मॉलर है देन एस्टिमेटेड बाय ग्राम्स लॉ। इसका मतलब ये हो गया कि अभी डी तो आ रहा है 16, इस डी को हम थ्योरेटिकल डी बोल रहे हैं, तो डी एक्सपेरिमेंटल इज लेस देन डी थ्योरेटिकल, और डी थ्योरेटिकल कितना है 16 सेंटीमीटर है। तो ये हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि डी एक्सपेरिमेंटल लेस देन डी थ्योरेटिकल है। अब उसके लिए चार ऑप्शन दिए कि आखिर रीजन क्या है क्यों डी एक्सपेरिमेंटल लेस आ रहा है देन थ्योरेटिकल। पहला है लार्ज मीन फ्री पाथ ऑफ एक्स देन वाई, दूसरा उल्टा है इसका जस्ट, तीसरा इंक्रीज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो ये चेक करना पड़ेगा भाई। अब देखो मीन फ्री पाथ की अगर हम बात करें तो मीन फ्री पाथ जो है वो हम ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T/P। मीन फ्री पाथ को क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T/P। और टेम्परेचर प्रेशर वगैरह तो गैस के लिए सब सेम ही है, तो मीन फ्री पाथ की वैल्यू तो गैस के लिए सेम होगी। मीन फ्री पाथ क्या होगा गैस के लिए सेम। अब लेकिन कोलिजन फ्रीक्वेंसी पर अगर हम बात करें, थर्ड फोर्थ ऑप्शन, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी अगर गैस की लिखें तो यहाँ अगर देखें तो एक तो इनर्ट गैस है, साथ में गैस एक्स है और दूसरी साइड गैस वाई है, तो गैस एक्स के पार्टिकल का कोलिजन भी इनर्ट गैस के साथ होगा ड्यूरिंग ट्रेवल, और सिमिलरली वाई का कोलिजन भी इनर्ट गैस के साथ होगा। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी को हम Z12 से रिप्रेजेंट करेंगे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी को Z12 से रिप्रेजेंट करेंगे, और Z12 की वैल्यू हम चेक करेंगे कि कितनी आ रही है। तो Z12 अगर देखें तो दिस इज, इस वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं पाई सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा कोलिजन डायमीटर है गैस 12 का, मतलब गैस एक्स का इनर्ट के साथ, सिमिलरली गैस वाई का इनर्ट के साथ, और इन टू वी एवरेज मल्टीप्लाइड बाई एन स्टार फॉर इनर्ट और एन स्टार फॉर गैस, जो भी गैस एक्स या वाई हम ले रहे हैं।
ठीक है, ये वैल्यू आएगी। और एन स्टार जो है वो डिपेंड किस पर करता है? एन स्टार डिपेंड करता है भाई कि नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। तो वो तो एक्स के केस में भी सेम है, वाई के केस में भी सेम है। इसका मतलब Z12 जो डिफर होगा गैस एक्स और वाई के लिए, वो कहाँ से होगा? वो यहाँ से होगा कि अगर हम वी एवरेज की वैल्यू रखें इस केस में, तो ऐसे रख सकते हैं पाई सिग्मा स्क्वायर। वी एवरेज यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, स्क्वायर रूट 8 RT बाई पाई म्यू। म्यू इज रिड्यूस मास। मतलब अगर गैस वन टू का कोलिजन हो रहा है तो गैस वन टू का जो रिड्यूस मास आएगा उसको हम म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनटू एन स्टार इनर्ट का, इनटू एन स्टार जो गैस है उसका। तो अगर हम दोनों गैसेस में डिफरेंस क्रिएट करें तो Z12 का रेशियो x का अपॉन Z12 का रेशियो y का, ये हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ रिड्यूस मास ऑफ y अपॉन रिड्यूस मास ऑफ x। अब देखो मोलर मास गैस y का ज्यादा है x से, तो कैलकुलेट करोगे तो रिड्यूस मास भी ज्यादा आएगा x से, और रिड्यूस मास ज्यादा आएगा तो ये वैल्यू वन से बड़ी होगी, और ये वन से बड़ी होगी, इसका मतलब गैस x की कोलिजन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज्यादा है देन y। मतलब हम बोल सकते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ गैस x इज ग्रेटर देन y। अब कोलिजन फ्रीक्वेंसी अगर x की y से ज्यादा है तो इसका मतलब गैस x will travel less than y। क्योंकि गैस x के ज्यादा कोलिजन हो रहा है तो गैस x की ट्रेवलिंग जो होगी वो y से कम होगी, और गैस x की ट्रेवलिंग अगर y से कम होगी तो इसी वजह से एक्चुअल जो गैस x ट्रेवल कर पा रही है जितना, y उससे ज्यादा ट्रेवल कर ले रही है थ्योरेटिकल वैल्यू से। तो एक्चुअल जो डिस्टेंस d आ रही है एक्सपेरिमेंटल, वो लेस आ रही है देन थ्योरेटिकल। ठीक है, तो इसका मेन रीजन तो ये है। तो अगर देखें ऑप्शन, पहला दूसरा ऑप्शन तो भाई अलग ही हो गए। तीसरा इंक्रीज कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ वाई, चौथा इंक्रीज कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स। तो अब तुम देखो तो डी ऑप्शन करेक्ट नजर आ रहा है जो हम लोगों ने कैलकुलेशन की है, क्योंकि गैस एक्स का कोलिजन ज्यादा हो रहा है इनर्ट गैस के साथ कंपेयर टू वाई, इसलिए गैस एक्स ट्रेवल कम कर पा रही है। सो डिस्टेंस जो है डी, उसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ रही है लेस देन थ्योरेटिकल वैल्यू। क्लियर है पॉइंट? नाउ ये रियल गैस का क्वेश्चन था जेई 2012 का। अच्छा क्वेश्चन है वैसे, बेसिक ही है बट ठीक है क्वेश्चन। 1 मोल वांडरवॉल गैस का बी है 0 और टेम्परेचर 300 केल्विन है, तो पीवी वर्सेस 1/v का प्लॉट दिया गया है। तो हमें वैल्यू ऑफ वांडरवॉल कांस्टेंट ए बतानी है। ठीक है भाई। अब अगर वांडरवॉल इक्वेशन लिखोगे तो क्या होती है इक्वेशन? पी प्लस 1 मोल है ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी, और बी की वैल्यू है 0, तो ये हो जाएगा पीवी प्लस ए बाई वी इक्वल टू आर टी, या पीवी वर्सेस 1/v लेना है तो हम पीवी इक्वल टू माइनस ए बाई वी प्लस आर टी ऐसे लिख सकते हैं। तो नोटिस करो तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ रही है, और ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ रही है, तो यहाँ पे जो ग्राफ पीवी वर्सेस 1/v है, इसका स्लोप माइनस ए के बराबर आ रहा है। अब ग्राफ से अगर स्लोप हम चेक कर लें 2 पॉइंट उठा के, तो चाहो तो 0 से 2 तक का ले लो डिफरेंस। तो 0 से अगर 2 तक का डिफरेंस लेते हो तो 21 4.6 से 21.6 मतलब 3,
तो y आ रहा है -3 और x आ रहा है 2। ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ से हमें दिख रही है, a इक्वल टू 1.5 atm लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। क्लियर है पॉइंट? बस सीधा है क्वेश्चन, वैसे कुछ करना नहीं, वन डबल इक्वेशन पता है तो कंडीशन अप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। नौ ये अगला क्वेश्चन जो है वो जेई 2011 का है। ठीक, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आइडियल गैस पे। ये बोल रहे हैं कि इवैक्यूएटेड वेसल है विद मूवेबल पिस्टन अंडर एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 atm। इसका मतलब हमको इस तरह का एक पिस्टन सिलेंडर सिस्टम दिखेगा, और पिस्टन सिलेंडर सिस्टम दिखेगा तो बाहर प्रेशर लगा रखा है पी एक्सटर्नल 1 atm। अब 0.1 मोल हीलियम और 1 मोल अननोन कंपाउंड लिया गया है। इसके अंदर जो प्लेस किया है हमने 0.1 मोल हीलियम गैस का और 1 मोल कोई अननोन कंपाउंड है। इनका लिया है, ठीक है, और कंपाउंड का वेपर प्रेशर 0.68 है। तो हमें आइडियल बिहेवियर मानना है और टोटल वॉल्यूम गैस का बताना है। देखो, कंपाउंड जो लिया गया है, तो कंपाउंड कोई वेपर तो है नहीं, उसका वेपर प्रेशर दिया है, तो निग्लिजिबल सा वॉल्यूम कंपाउंड घेरेगा पूरे कंटेनर में। हाँ, लेकिन जो वेपर डेवलप होगी उस वेपर का कुछ प्रेशर होगा, तो प्रेशर में एक तो हीलियम का प्रेशर होगा प्लस वेपर का प्रेशर होगा। ठीक, अब ये दोनों मिला के 1 atm के बराबर होने चाहिए। तो हीलियम का प्रेशर प्लस वेपर का प्रेशर, ये दोनों मिला के 1 atm है। वेपर प्रेशर कितना है? 0.68। तो हीलियम का प्रेशर यहां से दिख जाएगा, दिस इज 0.32 atm। अब गैस पर तो हम पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा सकते हैं ना, आइडियल गैस इक्वेशन। तो गैस का अगर प्रेशर आ गया तो वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, क्योंकि कंपाउंड का वॉल्यूम तो कंटेनर में क्या मानना पड़ेगा? निग्लिजिबल, है ना। तो V इक्वल टू एन आर टी अपॉन पी, ये लगा रहे हैं हीलियम के लिए। तो n की वैल्यू है 0.1, R हो गया 0.0821, T का वैल्यू 273 और P है 0.32। तो ये वॉल्यूम का वैल्यू आएगा लीटर में। जरा चेक कर लेते हैं भाई कितना आ रहा है ये वैल्यू। तो ये वैल्यू अप्रोक्स आ रहा है 7 लीटर। इसका मतलब कंटेनर का जो वॉल्यूम है दैट इज 7 लीटर। बाय डिफॉल्ट कंपाउंड का, क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में होता है जनरली, तो इनके वॉल्यूम हम निग्लिजिबल मान के चलते हैं विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ गैसेस। ना अगला क्वेश्चन जो है वो जेई 2009 का है। अब इसमें 400 केल्विन पर आरएमएस स्पीड गैस एक्स की दी जा रही कि दिस इज इक्वल टू मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ वाई एट 60 केल्विन। तो मॉलिक्यूलर वेट गैस वाई का कितना होगा? तो भाई आरएमएस स्पीड अगर गैस एक्स की बात कर रहे हैं तो वी आरएमएस हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 RT अपॉन एम, और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड लिखें तो हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 RT अपॉन एम। अब आरएमएस स्पीड की जो बात कर रहे हैं वो गैस एक्स की है, तो टेम्परेचर गैस एक्स का और मोलर मास गैस एक्स का, और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के लिए हम वाई गैस ले रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, तो टेम्परेचर वाई का, मोलर मास वाई का। तो ये दोनों वैल्यूज हमसे बोला जा रहा है कि इक्वल हैं, और ये दोनों वैल्यूज अगर इक्वल हैं तो हम बोल सकते हैं, अंदर के टर्म कंपेयर कर लें सीधे, 3 TX
अपॉन एम एक्स, ये वैल्यू 2ty अपॉन एम वाई आएगी। तो टी एक्स की वैल्यू है 400, एम एक्स की वैल्यू है 40, टी वाई की वैल्यू है 60, एम वाई की वैल्यू निकालनी है। तो एम वाई की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट मिल रही है, दिस इज 4। क्लियर है, सीधा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं दिमाग ज्यादा लगाना है, सीधा सीधा फार्मूला बेस है क्वेश्चन। नो, अगला क्वेश्चन ये जेई 2009 का है। इसमें करेक्ट टर्म बताना है फॉर अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट इन रियल गैस। तो भाई रियल गैस में जो अट्रैक्टिव फोर्स है, तो तुमको पता है वांडरवॉल गैस की इक्वेशन क्या है, P प्लस एन स्क्वायर ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी, यही तो है। तो ये जो टर्म है ये बताता है बेसिकली अट्रैक्टिव फोर्स को। और ऑप्शन में हमें दिए ही अलग अलग टर्म, तो चेक कर सकते हो। तो एन स्क्वायर ए बाई वी स्क्वायर ये बता रहा है अट्रैक्टिव फोर्स को। ये ऑलरेडी वांडरवॉल गैस इक्वेशन से हमारे पास इंफॉर्मेशन है। ना एक अगला क्वेश्चन और चेक करते हैं, ये जेई 2008 में आया था, ट्रू फॉल्स। अब यहाँ अच्छा क्वेश्चन है, वांडरवॉल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें बताने स्टेटमेंट्स। पहला, बिहेवियर सिमिलर टू आइडियल गैस इन द लिमिट ऑफ लार्ज मोलर वॉल्यूम। तो हमको पता है कि वांडरवॉल गैस जब है या कोई भी रियल गैस है, V जब लार्ज हो जाएगा तो उस केस में गैस का बिहेवियर कैसा हो जाता है, आइडियल। गैस आइडियल बिहेवियर देने लगती है जब V लार्ज हो जाता है। ठीक है, V कंटेनर का वॉल्यूम है यहाँ पे। इसी तरह दूसरा है, बिहेव्स सिमिलर टू आइडियल इन द लिमिट ऑफ लार्ज प्रेशर। भाई ये तो पूरा गलत है, प्रेशर अगर बढ़ाओगे तो गैस का डेविएशन बढ़ेगा आइडियल बिहेवियर से। तीसरा इज कैरेक्टराइज्ड बाय वान डेर वाल कोफिशिएंट दैट डिपेंड ऑन आइडेंटिटी ऑफ गैस बट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ये भी करेक्ट है। कोई भी वान डेर वाल गैस होती है वो वान डेर वाल पैरामीटर ए बी से डिस्क्राइब की जाती है। ए बी जो है वान डेर वाल पैरामीटर, वो गैस के कैरेक्टरिस्टिक पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, और हम बाय डिफॉल्ट मान के चलते हैं कि ए बी जो है वान डेर वाल इक्वेशन में वो इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर से। ठीक है भाई, तो ये करेक्ट है, डी। एज द प्रेशर दैट इज लोअर देन प्रेशर एक्सर्टेड बाय सेम गैस बिहेविंग आइडियल। भाई वंडर वॉल इक्वेशन का जब हमने डेरिवेशन किया था, तो क्योंकि पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं, तो जब कोई पार्टिकल कंटेनर की वॉल से कोलिजन कर रहा है तो अदर पार्टिकल उस पर बैकवर्ड फोर्स लगाते हैं। इसकी वजह से इफेक्टिव प्रेशर की जो वैल्यू आ जाती है वो आती है लेस देन आइडियल गैस सेम अगर लगा रही हो प्रेशर। ठीक है, तो ये वांडरवाल गैस इक्वेशन जब हम डिराइव करते हैं तो वहां पे पॉइंट आता है। तो दिस इज आल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। तो आंसर है ए सी डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये जेई 2007 का क्वेश्चन है। अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये काफी। अब इसमें कॉलम 1 जो है इसमें गैसेस अलग अलग कंडीशन में दी गई हैं और कॉलम 2 में कंडीशन दी गई है। तो जैसे चेक करते हैं इस क्वेश्चन को कि पहला बोल रहे हैं कॉलम 1 में कि हाइड्रोजन गैस है और P200 एटीएम T273। तो भाई हाइड्रोजन गैस के केस में ग्राफ अगर देखोगे तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का ये वाला ग्राफ जनरली हम लोग पढ़ते हैं, और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड 1 एटीएम प्रेशर पे ग्राफ है।
अब 0 डिग्री और 1 ATM पे अगर ये ग्राफ है, तो हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ाने पे तो रिपल्सिव फोर्स बढ़ेंगे। इसका मतलब ग्राफ गैस का इसी टाइप से रहेगा, Z1 से ऊपर ही दिखेगा। तो अगर देखें तो ए का पी ऑप्शन तो मैच हो रहा है, क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 के बराबर तो नहीं होगा, ग्रेटर देन 1 दिख रहा है। दूसरा अट्रैक्टिव फोर्स, तो ये ऑप्शन गलत है, अट्रैक्टिव फोर्स नहीं दिखेंगे, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट है। तीसरा पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये भी गलत है, क्योंकि आइडियल गैस है नहीं, ये तो रियल गैस है। और चौथा पी वी माइनस एन बी इक्वल टू एनआरटी। भाई हाइड्रोजन हीलियम के लिए अगर देखें तो यही इक्वेशन एप्लीकेबल है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ वंडरवॉल इक्वेशन, क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम गैस में रिपल्सिव फोर्सेस ही वर्क करते हैं, इसलिए हाइड्रोजन हीलियम के लिए ये इक्वेशन लगाते हैं। तो ये करेक्ट होगा। तो ए का पी एस इस तरीके से मैच होगा। बी चेक करें। बी में देखो, सेम ग्राफ है हाइड्रोजन वाला ही, लेकिन प्रेशर टेंडिंग टू जीरो है। और प्रेशर अगर टेंडिंग टू जीरो है, तो गैस उस केस में आइडियल बिहेवियर देती है, तो हाइड्रोजन भी आइडियल हो जाएगी। और आइडियल हो जाएगी तो Z की वैल्यू इसकी 1 दिखेगी। सो पीवी एन आर टी के बराबर नजर आएगा। तो अगर चारों पी क्यू आर एस को कंपेयर करें, तो हमको दिख रहा है बी वाले केस में कि पी गलत है, क्यू भी गलत है, आर सही है और एस भी गलत है। तो अकेला ऑप्शन आर सही है बी वाले केस में। इसी तरह हम सी देखें। CO2 1 ATM 273 केल्विन पे। तो देखो, CO2 के लिए अगर ग्राफ बनाओगे Z वर्सेस P, तो ऐसा दिखता है ये ग्राफ। तो Z वर्सेस P इस तरह का नजर आएगा। ठीक है। अब Z वर्सेस P इस तरह का नजर आएगा। तो अगर हम प्रेशर ले रहे हैं 1 ATM और टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है ही, 273 केल्विन, तो उस पॉइंट पे गैस किस कंडीशन में होगी? इधर कहीं और इधर कहीं। तो Z हमें इस कंडीशन में गैस का कैसा दिखेगा? Z दिखेगा <<1। और Z <<1 का मतलब होता है अट्रैक्शन। तो अगर देखें तो ऑप्शन जो सी का मैच कर रहा है, एक तो Z <<1 है तो P मैच कर जाएगा, अट्रैक्शन है तो Q भी मैच करेगा, R है फॉर आइडियल, और S तब है जब रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट होते हैं। तो इस केस में C का P एंड Q मैच करेगा ओनली। और अगर लास्ट चेक करें D, तो इसमें बोलना है रियल गैस विद वेरी लार्ज मोलर वॉल्यूम। अब वेरी लार्ज मोलर वॉल्यूम का मतलब V टेंडिंग टू इंफिनिटी है, और V टेंडिंग टू इंफिनिटी पे कोई भी गैस हो, वो कैसा बिहेवियर देगी? आइडियल। और आइडियल बिहेवियर देगी तो आइडियल के लिए तो केवल एक ही ऑप्शन लिखा था, आर। तो इसका मतलब डी का मैच जो करेगा वो आर मैच करेगा। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से ये मैच द कॉलम है, जिसको 1 बाय 1 हम चेक कर सकते हैं। सारा कुछ जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z वर्सेस P का ग्राफ बनाते हैं और उसको स्टडी करते हैं, उसी पर सारी चीजें बेस हैं इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर हमको ये नजर आ रहा है। इसमें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पीवी बाई एनआरटी और पी का ग्राफ दिया है Z वर्सेस P। ठीक। और तीन गैस एबीसी हैं और इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। अच्छा, पहले तीनों को स्टडी करते हैं। ये देख के क्या लग रहा है कि ए में गैस पार्टिकल्स रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट है हमेशा। बी का ग्राफ देख के क्या लग रहा है? बी नीचे ही जा रहा है Z<1, तो इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट है। और तीसरा ग्राफ सी का देख के लग रहा है कि नॉर्मल रियल गैसेस का जो ये होता है ग्राफ, वो इस टाइप का है कि लो प्रेशर पर तो अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट है, लेकिन प्रेशर जब बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे तो रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट है। अब 1 बाय 1 देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट दिख रहा है।
पहला बोलना है फॉर गैस ए इक्वल टू 0। भाई गैस ए में रिपल्सिव फोर्सेस ही तो है, तो इसमें ए टेंडिंग टू 0 ही दिखेगा, कोई अट्रैक्टिव फोर्स है ही नहीं। तो ए ऑप्शन तो करेक्ट है। हम यहाँ पे करेक्ट इनकरेक्ट टिक कर दे रहे हैं, फिर आंसर लिख देंगे लास्ट में। बी फॉर गैस बी इक्वल टू 0। भाई गैस बी पे नजर डालो, ग्राफ नीचे ही जा रहा है ना, इसका मतलब इसमें रिपल्सिव फोर्सेस आ ही नहीं रहे। तो गैस बी के लिए क्या है, बी जो है पैरामीटर वो 0 को अप्रोच कर रहा है। क्योंकि वंडरवॉल इक्वेशन अगर देखोगे तो ये लिखते हैं इस तरीके से, P प्लस एन स्क्वायर ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। यहाँ से हम Z कैलकुलेट कर लेंगे। Z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इस तरह से डिफाइंड है, PV अपॉन एन आर टी। सी ऑप्शन, सी में बोल रहे हैं कि गैस सी जो रियल गैस है टिपिकल, जैसे हम लोग बात कर रहे थे, फॉर विच नाइदर ए नाइदर बी 0 बाय नोइंग द मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद z इक्वल टू 1 ए बी कैन बी कैलकुलेटेड। अच्छा भाई, मिनिमा अगर तुम्हें पता चल जाए, मिनिमा क्या लिखोगे, dz बाई, मिनिमा पे अगर देखोगे पॉइंट जो सी है, dz बाई dp की वैल्यू 0। पॉइंट सी पे dz बाई dp 0 होगा, तो यहां से तुम्हें एक इक्वेशन मिलेगी। दूसरा, इसका अगर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालें z इक्वल टू 1 के साथ, इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब ये वाला पॉइंट अगर निकाल लें, तो यहां से हमें इक्वेशन 2 मिलेगी, और दो इक्वेशन दो अननोन, तो हम सॉल्व कर पाएंगे इजीली। तो सी ऑप्शन यही बोल रहा है कि गैस सी के लिए जो टिपिकल रियल गैस है जिसमें ए बी कुछ भी 0 नहीं है, तो अगर हम मिनिमा पता लगा लें और z इक्वल टू 1 के साथ इंटरसेक्शन पता लगा लें तो ए बी निकाल लेंगे। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। हमारे पास दो इक्वेशन बन जाएंगे, दो अननोन ए बी सॉल्व होके निकल आएंगे। हमें यहाँ कैलकुलेट नहीं करने हैं, बस हमें आइडिया लेना है इस चीज का, क्योंकि कैलकुलेशन करने जाओगे तो फिर तो बहुत टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन में बोल रहे हैं एट हाई प्रेशर द स्लोप इज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल गैस। भाई जब गैस बी की अगर हम बात करें, तो गैस बी के लिए पैरामीटर बी 0 है ना, और पैरामीटर बी 0 है तो गैस कभी टर्न ही नहीं होगी, ये ग्राफ हमेशा कहाँ जाएगा, नीचे। तो हाई प्रेशर पे पॉजिटिव स्लोप हमें गैस ए और गैस सी के लिए दिखेगा, गैस बी के लिए नहीं दिखेगा। तो डी ऑप्शन है रॉन्ग, और हमसे इनकरेक्ट पूछा गया था, तो इनकरेक्ट मतलब आंसर हमारा क्या हुआ इस क्वेश्चन का, डी पार्ट। पॉइंट क्लियर है, ओके। अच्छा क्वेश्चन है ये। नाउ अगला क्वेश्चन, ये बोलना है रेट ऑफ, अगले में, डिफ्यूजन ऑफ हीलियम एंड मीथेन अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो अब रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करोगे तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास होता है अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। तो आर हीलियम एंड आर मीथेन का अगर हम रेशियो लेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ मीथेन अपॉन मोलर मास ऑफ हीलियम होगा ही, और मोलर मास ऑफ मीथेन कितना है, 16, हीलियम का 4, तो ये 2 के बराबर आ जाएगा, और 2 के बराबर आ जाएगा तो हमको यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन बी 2 है, तो बी ऑप्शन इस केस में करेक्ट होगा। क्लियर है पॉइंट। नाउ अगला एक क्वेश्चन है, जेई 2004 में आया हुआ था, सिंपल ही है। आरएमएस स्पीड जो है एक मोल आइडियल मोनोएटॉमिक गैस की, एंड मोलर मास m जिसका है, उसकी आरएमएस स्पीड हम ऐसे लिख रहे हैं यू आरएमएस। तो रिलेशन बिटवीन एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस एंड यू आरएमएस,
भाई एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ई से अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करें तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है 3/2 RT। ठीक। और यू आर एम एस की वैल्यू लिखें तो √3 RT/M। ठीक है। और 3 RT/M, तो 3 RT की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2E। तो √2E/M ये वैल्यू आएगी। ठीक है, √2E/M। अच्छा, यहाँ ऑप्शन में थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, ये रूट लगे हुए हैं। तो 2E/M हमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है रूट में? सी ऑप्शन। तो सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई? इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम जेई एडवांस 2004। रियल गैस का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है काफी। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि रियल गैस जो है वो वॉन डेर वाल इक्वेशन फॉलो कर रही है और ग्राफ हम पी वी एम वर्सेस पी प्लॉट कर रहे हैं। तो वाई इंटरसेप्ट इस ग्राफ का क्या होगा? तो पहले वॉन डेर वाल इक्वेशन लिख लेते हैं। तो दिस इज पी प्लस ए बाई वी एम स्क्वायर मोलर वॉल्यूम के टर्म्स में, वी एम माइनस बी इक्वल टू आर टी। तो थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके देखें तो ये हो जाएगा पी वी एम प्लस ए बाई वी एम माइनस पी बी माइनस ए बी बाई वी एम स्क्वायर इक्वल टू आर टी। तो पी वी एम हमें मिलेगा पी बी प्लस ए बाई वी एम प्लस ए बी बाई वी एम स्क्वायर प्लस आर टी। ये पीवीएम की वैल्यू मिल गई। अब ये पीवीएम की वैल्यू मिल गई तो अगर हम वाई इंटरसेप्ट बात कर रहे हैं तो वाई इंटरसेप्ट पीवीएम वर्सेस पी ग्राफ का अगर वाई इंटरसेप्ट हम बात करें तो ये कब मिलेगा? ये तब मिलेगा जब पी टेंडिंग टू जीरो हो तो हमें वाई इंटरसेप्ट दिखेगा। और पी टेंडिंग टू जीरो का मतलब 1/Vm टेंडिंग टू जीरो। तो अगर ये अप्लाई करें तो हमें दिख रहा है पी वी एम की वैल्यू पी टेंडिंग टू जीरो के लिए आर टी के बराबर नजर आ रही। इसका मतलब वाई इंटरसेप्ट जो हमें दिखेगा दैट इज इक्वल टू आर टी। ठीक है ना? पीवीएम वर्सेस पी ग्राफ में जब पी टेंडिंग टू जीरो होगा तो पीवीएम की जो वैल्यू होगी वही रिप्रेजेंट करेगी वाई इंटरसेप्ट को। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन, अच्छा इसमें ईयर मिस हो गया शायद। तो एवरेज स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल हमें 400 मीटर पर सेकेंड दी है और आरएमएस स्पीड पूछी है सेम टेम्परेचर पे सेम गैस की। तो तुम देखो वी एवरेज तो √8 RT/πm है। ठीक है। और वी आर एम एस √3 RT/m है। तो अगर इन दो स्पीड्स के एवरेज कर लिए जाएं तो एवरेज में वी एवरेज डिवाइडेड बाई वी आर एम एस, ये वैल्यू √8/3 आ रही है, बाकी टर्म तो कैंसिल हो रहा है। और हमको वी एवरेज दिया है, वी आर एम एस पूछा है, तो वी आर एम एस हो जाएगा वी एवरेज √3π/8। तो ये वैल्यू है 400, तो 400 √3π/8 अप्रोक्सीमेटली चेक कर लेते हैं कितनी वैल्यू ये जाएगी। तो ये आएगा अपना
3π/8 और इसका स्क्वायर रूट इंटू 400। तो ये वैल्यू लगभग 434 के आसपास आ रही है, मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब अगर एवरेज स्पीड इतनी है तो आरएमएस स्पीड 434.16 होगी। दैट इज आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये 2003 का है, और 2003 का है तो इसमें बोल रहे हैं कि पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर टेक प्लेस। देखो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है z ग्रेटर देन 1, और z क्या होता है? z होता है पीवी बाई एनआरटी। दैट मीन्स कि पीवी बाई एनआरटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। और इस केस में क्या डोमिनेंट होता है? रिपल्सन फोर्सेस जो होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला बोल रहे हैं मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, पॉजिटिव डेविएशन जब आइडियल बिहेवियर से होगा गैस का, तो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन एटम इसकी वजह से होगा। भाई मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की वजह से कहाँ से होगा? अट्रैक्शन की वजह से तो क्या होगा? नेगेटिव डेविएशन। एंड z ग्रेटर देन 1 दिया है, तो आधा सही लिखा है आधा गलत लिखा है। तो पहला ऑप्शन तो मतलब पूरी तरह सही नहीं है। दूसरा है मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन z लेस देन 1, ये बिल्कुल ही गलत हो गया। तीसरा फाइनाइट साइज एंड पीवी बाई एनआरटी ग्रेटर देन 1। अब फाइनाइट साइज क्या है कि जब पॉजिटिव डेविएशन है z ग्रेटर देन 1, तो z की वैल्यू अगर हम डेराइव करें तो ये आती है 1 प्लस पीबी बाई आर टी। ठीक है, इसका मतलब अगर फाइनाइट साइज होगा पार्टिकल का तो b की भी फाइनाइट वैल्यू होगी, और b की फाइनाइट वैल्यू होगी तभी z 1 से बड़ा दिख सकता है। क्योंकि b की अगर फाइनाइट वैल्यू है तो पीबी बाई आर टी 0 से बड़ा दिखेगा, एंड उस केस में z ग्रेटर देन 1 नजर आएगा। तो फाइनाइट साइज ऑफ एटम और पीवी बाई एनआरटी ग्रेटर देन 1, तो ये सी ऑप्शन अगर नोटिस करो तो ये पूरा करेक्ट लिखा है, और डी गलत लिखा है बिकॉज ऑफ दिस। ए गलत था बिकॉज ऑफ दिस। क्लियर है? तो ये पॉजिटिव डेविएशन रिपल्शन पर बेस्ड क्वेश्चन था ना। इसी तरह जेई 2002 में ये क्वेश्चन देखो आया था, और ये V वर्सेस T ग्राफ पर बेस है क्वेश्चन कि 1 मोल आइडियल गैस है 1 एटीएम प्रेशर पर, तो कौन सा ग्राफ करेक्ट इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? अब देखो 1 मोल गैस है और 1 एटीएम प्रेशर पर है। ठीक है, तो V वर्सेस T कर्व 1 मोल गैस एट 1 एटीएम प्रेशर। ओके, तो एक चीज देखें कि 1 मोल गैस अगर 1 एटीएम प्रेशर पर है तो VT कर्व जो है आइडियल गैस का, हमको इतना पता है कि बाकी चीजें अगर फिक्स हैं T केल्विन में है, तो ये ग्राफ कहाँ से पास होगा? इसको जाना चाहिए ओरिजिन से। ठीक है, ग्राफ ये ओरिजिन से पास होगा। अब ओरिजिन से पास होगा तो वैसे वैल्यू दे दी है, एग्जैक्टली नहीं दिखाया ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहा है कि नहीं। तो हमें चेक करने पड़ेंगे सारे ग्राफ के स्लोप की कौन सा ओरिजिन से पास हो रहा है। तो सपोज फर्स्ट वाला चेक करते हैं। तो फर्स्ट वाला अगर स्लोप देखें तो y बाई एक्स इसमें आ रहा है 22.4 अपॉन 273, और इधर आ रहा है 38.8 माइनस 22.4 अपॉन 373 माइनस 273। क्या ये दोनों वैल्यू बराबर लग रही हैं? भाई दोनों वैल्यू बिल्कुल भी बराबर नहीं लग रही हैं, तो ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है। सेकेंड वाला ऐसे ही चेक करें बी, तो बी में हमें दिख रहा है 20.4 माइनस 0 अपॉन 273 माइनस 0, ये इक्वल आना चाहिए 28.6 माइनस 20.4 डिवाइडेड बाय 373 माइनस 273।
ठीक है, अब ये वैल्यू कहाँ जा रही, क्या बराबर आ रही है? तो दिख तो ये भी नहीं रही है कि इक्वल है, तो ये भी गलत है। थर्ड चेक करते हैं, 22.4 माइनस 0 अपॉन 273 माइनस 0। और दूसरा 30.6 माइनस 22.4 अपॉन 373 माइनस 273। तो देखो 373 माइनस 273 तो हो गया 100। और ऊपर अगर चेक करें तो ऊपर ये वैल्यू जा रही है 8.2। तो अगर इसको चेक कर लें तो 8.2/100, ठीक है, 0.082। और लेफ्ट साइड चेक कर लो। लेफ्ट साइड अगर देखो 22.4 डिवाइडेड बाई 273, तो ये दोनों वैल्यू देखो इक्वल आ रही। इसका मतलब ये ग्राफ ओरिजिन से जा रहा है, तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। डी भी चेक करोगे तो अलग अलग ही दिखेगा। ठीक है भाई, ये दोनों वैल्यू इक्वल आ रही, दिस इज 0.082। लास्ट वाले में भी चेक करोगे तो तुम्हें दिखेगा नहीं, क्योंकि करेक्ट कर्व ये है। अब इसमें वैल्यू रख दी है, एग्जैक्टली बताया नहीं है, तो वो हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वैल्यूज से। ठीक है भाई। नाउ अगला क्वेश्चन, ये जेई 2002 का है, रियल गैस पर आया था ये क्वेश्चन। अब इसमें डेंसिटी वेपर की 1 एटीएम 500 केल्विन पे 0.36 है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और बोल रहे हैं वेपर इफ्यूज हो रही है थ्रू स्मॉल होल, और रेट इसका 1.33 टाइम फास्टर है देन ऑक्सीजन अंडर सेम कंडीशन। तो हमको मॉलिक्यूलर वेट, मोलर वॉल्यूम एटसेट्रा ये सब डिटरमाइन करना है। चलो भाई चेक करते हैं। देखो रेट जो है गैस का और अपॉन रेट जो है ऑक्सीजन का, वो आइडेंटिकल कंडीशन में मोलर मास के इनवर्स में लिखोगे रूट में। तो दिस इज 32 अपॉन मोलर मास ऑफ गैस। और ये रेट 1.33 है, मतलब 4/3 है। तो अगर स्क्वायर करें तो 32 अपॉन एम गैस, ये मिल जाएगा 16/9। तो एम की वैल्यू जो आ रही है मोलर मास ऑफ गैस, दिस इज 18। तो गैस का मोलर मास 18 ग्राम पर मोल है। तो एक पार्ट आ गया ये पहला। अब सेकेंड पार्ट में मोलर वॉल्यूम पूछा है। अच्छा, मोलर वॉल्यूम पूछा है तो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अब अगर हम 1 मोल का मास लिखें तो 1 मोल का वॉल्यूम भी ले लेंगे, तो यहां से मोलर वॉल्यूम ला सकते हैं। तो हम लिखेंगे मोलर वॉल्यूम जो है, दिस इज मोलर मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है भाई। अब मोलर मास जो है अपना 18 है ग्राम में, और डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो 18 ग्राम को किलोग्राम में बदल लो, तो ये मोलर मास है किलोग्राम पर मोल, और डेंसिटी है 0.36। तो ये यहाँ से अपना काम बन जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इसको चेक करें तो ये आ जाएगा 1/20 मीटर क्यूब। लीटर में लिखना है तो 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर, 1000 डेसीमीटर क्यूब। तो इसको 1000/20 भी लिख सकते हो लीटर में, दैट इज 50। तो मोलर वॉल्यूम जो आ रहा है वो 50 लीटर है, या 1/20 मीटर क्यूब बोल सकते हो। मोलर वॉल्यूम का मतलब 1 मोल का वॉल्यूम, तो 50 लीटर पर मोल ऐसे भी लिख दी जाती है वैल्यू। नौ, अब तीसरे पार्ट पे बात करते हैं, जेड क्या है। तो भाई जेड की अगर वैल्यू पर बात करोगे तो जेड बेसिकली पीवीएम बाई आरटी होता है। जेड पीवीएम बाई आरटी है। तो पी तो 1 एटीएम, वीएम अपना लीटर में 50 आ गया है,
आर की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी, कोई बात नहीं, 0.0821 लेंगे लीटर एटीएम वाली, और टी 500 दिया है। तो 500 दिया है तो z की वैल्यू 1/0.821 आ रही है, और ये 1 से बड़ा है कि नहीं? ठीक है, तो z 1 से बड़ा है, तो वैल्यू जरा चेक कर लेते हैं, 0.821 कितना बैठेगा ये। तो z की वैल्यू 1.218 है, और वैल्यू 1 से बड़ी है ना, तो ये क्या बताएगा, कौन सा फोर्स लग रहा है? रिपल्शन फोर्स लग रहा है। z अगर 1 से छोटा होता है तो अट्रैक्शन, 1 से बड़ा है तो रिपल्शन। तो पहला पार्ट आ गया, दूसरा पार्ट आ गया, तीसरा आ गया z, और चौथा अपने आप ही आ गया, विच फोर्सेस अमंग गैस मॉलिक्यूल आर डोमिनेंट, तो रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट है। तो ये मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, जेई 2002 में है, पूछा गया रियल गैस पर। नाउ अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। भाई अगला क्वेश्चन ये दिख रहा है स्क्रीन पे, 2001 का। अब इसमें हमसे ये बोला जा रहा है कि आरएमएस स्पीड जो है आइडियल गैस की कांस्टेंट प्रेशर पर वेरीज विद डेंसिटी। तो भाई आइडियल गैस आरएमएस स्पीड की बात करोगे तो आरएमएस स्पीड स्क्वायर रूट 3 RT/m लिखते हैं, या इसको स्क्वायर रूट RT/m अगर देखो तो PV इक्वल टू NRT से क्या लिख सकते हो, RT/m की वैल्यू PV/m लिख सकते हैं। तो इस वैल्यू को ऐसे भी लिख सकते हैं, PV/m। PV इक्वल टू NRT हमने यूज किया, और PV इक्वल टू NRT यूज किया तो n को मास अपॉन मोलर मास रख लिया, तो ये वैल्यू आ गई 3 PV/m। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मास को मोल इंटू मोलर मास करके, 3 PV/nm, दोनों सेम चीज है। और फिर डेंसिटी के टर्म्स में अगर कन्वर्ट करें तो देखो, मास अपॉन वॉल्यूम, ये क्या होता है भाई, डेंसिटी। तो इसी चीज को ऐसे भी लिख पाओगे, स्क्वायर रूट 3P/d। तो हमें दिख रहा है कि आरएमएस स्पीड जो है वो डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है, और डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चेक करो, ऑप्शन डी है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ भी ज्यादा सोचना नहीं है इस तरह के क्वेश्चंस पे। नाउ 2001 में एक क्वेश्चन और है जो वांडर वाल गैस पर बेस है। अब इसमें ये बोला जा रहा है कि कंप्रेशन फैक्टर जो है 1 मोल वांडर वाल गैस का 0 डिग्री 100 ATM पर 0.5 है। 0.5 से आइडिया लग गया होगा, 1 से कम है तो अट्रैक्शन फोर्स है। एज्यूम वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज निग्लिजिबल, कैलकुलेट वांडर वाल गैस कांस्टेंट। ठीक है भाई, वांडर वाल गैस कांस्टेंट निकालना है। अच्छा, वांडर वाल इक्वेशन लिखें तो 1 मोल के लिए ऐसे लिख सकते हैं, P + A/VM स्क्वायर, VM - B इक्वल टू RT। और वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल निग्लिजिबल का मतलब ये है कि VM के रिस्पेक्ट में B की वैल्यू काफी छोटी है। तो इसी इक्वेशन को ऐसे भी लिख पाएंगे, P + A/VM स्क्वायर इंटू VM इक्वल टू RT। ठीक है, अब ये लिख पाएंगे तो इसे अगर कन्वर्ट करो तो PVM इक्वल टू RT - A/VM ऐसे बनेगा ये, और RT से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को,
तो PVM बाई RT जो हुआ, ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है Z। इसको 1 माइनस A अपॉन VMRT ऐसे भी लिख सकते हैं। 1 माइनस A अपॉन VMRT। अब VM नहीं पता। अच्छा, Z को हम ऐसे भी लिख सकते हैं PVM बाई RT। दिख ही रहा है। तो Z को अगर PVM बाई RT लिखते हैं तो यहां से हमको VM की वैल्यू पता चल जाएगी, और फिर उस VM का यूज करके हम कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो देखो, Z को हमने PVM बाई RT रखा, तो यहां से VM की वैल्यू कितनी आएगी? पहली चीज तो VM आ जाएगा Z इंटू RT अपॉन P। Z है 0.5, R की वैल्यू 0.0821, यह है 273, और P हमको दिया है 100। तो VM की वैल्यू ये मिल गई 0.0821 इंटू 273, ये 22.4 होता है, प्रोडक्ट याद होगा, इंटू 0.5 कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई 100। तो ये वैल्यू 0.112 आ गई लीटर। और ये वैल्यू आ गई तो इस पार्ट में रखते हैं इसको, और इस पार्ट में जब रखेंगे तो Z को हम रख रहे हैं 0.5 इक्वल टू 1 माइनस A अपॉन 0.112 इंटू RT। ठीक है, तो A की वैल्यू आ जाएगी 0.5 इंटू 0.112 इंटू 22.4, और ये हो गया अगर, तो वैल्यू ये आ रही सॉल्व करके 1.2544, लगभग इतना आ रहा है, 1.2544 ATM लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। ठीक है, तो ये ए का वैल्यू है वान डर वाल कांस्टेंट का। हमने इस क्वेश्चन में क्या किया? हमने इस क्वेश्चन में ये किया, डायरेक्ट इनको इक्वेट करते तो फिर क्वाड्रेटिक बनती V की। हमने पहले Z को इसके साथ इक्वेट करके V की वैल्यू निकाल ली, फिर यहाँ पे V की वैल्यू का यूज करके A की वैल्यू निकाल ली, तो फाइनल हमारा आंसर आ गया। क्लियर है भाई? ये क्वेश्चन JEE 2000 में आया था, अच्छा क्वेश्चन है लैंग्वेज वाइज। अब इसमें बोलना है कि प्रेशर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ आइडियल गैस इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब वॉल्यूम के बारे में कुछ नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट हमें वेरिएबल केवल प्रेशर और टेम्परेचर ही कंसीडर करने पड़ेंगे, अदर पैरामीटर को फिक्स मानना पड़ेगा। तो अगर हम बात कर रहे हैं स्टेटमेंट 1 की, तो अगर अमाउंट फिक्स है तो मोल कांस्टेंट हो गए, तो मोल और वॉल्यूम अगर कांस्टेंट कंसीडर करें तो उस कंडीशन में प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हम बोल सकते हैं। तो इन दिस वे स्टेटमेंट जो है फर्स्ट वाला वो करेक्ट स्टेटमेंट है। नाउ सेकंड स्टेटमेंट जो है दैट इज अबाउट फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन एंड देयर इम्पैक्ट बोथ इंक्रीज इन proportion टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन की अगर बात करें, सपोज Z11, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल, और Z12 बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर V एवरेज इंटू एन स्टार। एन स्टार रिप्रेजेंट करता है नंबर डेंसिटी को, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। अब V एवरेज जो है वो √T के प्रोपोर्शनल है, एन स्टार P/T के प्रोपोर्शनल है, तो इसको हम P/√T के प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। और अगर मान लो वॉल्यूम कांस्टेंट है, या हम ऊपर की कंडीशन देखें कि P प्रोपोर्शनल टू T दिया है, अब P प्रोपोर्शनल टू T है, तो उस कंडीशन में Z11 प्रोपोर्शनल टू √P
या प्रोपोर्शनल टू रूट टी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब Z11 इस कंडीशन में रूट टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब दूसरा टर्म इस पे दिया है कि कोलिजन एंड देयर इम्पैक्ट। भाई कोलिजन इम्पैक्ट जो है, ये बेसिकली रिलेटिव काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है विद विच पार्टिकल कोलाइड। तो इसको इम्पैक्ट एनर्जी भी हम लोग बोलते हैं। तो ये रिलेटिव काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है जिससे मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं। और ये रिलेटिव काइनेटिक एनर्जी अगर हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज, इसको ई इम्पैक्ट भी बोल सकते हैं। तो दिस इज हाफ म्यू वी रिलेटिव का स्क्वायर। म्यू यहाँ पे रिड्यूस मास है, दो पार्टिकल जिनमें कोलिजन हो रहा है। तो म्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। और वी रिलेटिव जो है, वी रिलेटिव हमको पता है कि रिलेटिव एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी दैट इज स्क्वायर रूट 8 RT बाई पाई म्यू। तो सारे टर्म तो कांस्टेंट हैं एक्सेप्ट टेम्परेचर। तो अगर देखें तो ये टर्म भी टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं इस केस में। ठीक है, काफी पुराना 2000 का क्वेश्चन है ये, जेई एडवांस का। ना अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेई में 2000 में एक और क्वेश्चन आया है जिसमें आरएमएस वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन बोला जा रहा है 7 टाइम्स है आरएमएस वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन, और टी इज द टेम्परेचर ऑफ गैस। ये हमको दिया है। मतलब टेम्परेचर में बेसिकली ऑप्शन देखो तो कंपेयर करना है कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। तो आरएमएस स्पीड का फार्मूला स्क्वायर रूट 3 RT/m ऐसे लिखें। और दो अलग अलग गैसेस में अगर कंपेयर करें तो VH2/VN2 ये वैल्यू हमको दी है 7 टाइम्स। और यहां से लिख सकते हैं स्क्वायर रूट TH2/MH2 इंटू इधर TN2 और ऊपर मोलर मास ऑफ N2। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं TH2/TN2। मोलर मास N2 का 28 है और H2 का 2 है, तो वैल्यू आ जाएगी 14। दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा तो दिख रहा है कि TH2 जो है बाई TN2 ये वैल्यू आ रही है 7/2। 7/2 का मतलब TH2 जो है दिस इज ग्रेटर देन TN2। क्लियर है बच्चों? तो ये पॉइंट आ रहा है निकल के इसमें। तो ये पॉइंट निकल के आ रहा है तो कौन सा ऑप्शन में ये दिख रहा है? TH2 ग्रेटर देन TN2। ये ऑप्शन बी जो क्वेश्चन का है वो शो कर रहा है TH2 ग्रेटर देन TN2। क्लियर? ओके। ये जेई 2000 का क्वेश्चन एक और है रियल गैस से रिलेटेड। यहाँ पर हमको बोला है कंप्रेसिबिलिटी गैस फैक्टर गैस का लेस देन 1 है। दैट मीन्स Z इज लेस देन 1। अब Z लेस देन 1 तो Z को हम V रियल अपॉन V आइडियल लिखते हैं। तो ये वैल्यू लेस देन 1, इसका मतलब रियल गैस जो वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगी इस कंडीशन में वो लेस देन आइडियल ऑक्युपाई करेगी। अब हमें एसटीपी वाली कंडीशन दी है। भाई पहले एसटीपी और एनटीपी सेम लिया जाता था। सेम लेने का मतलब 1 मोल गैस का वॉल्यूम हम 22.4 लीटर कंसीडर करते थे एसटीपी एंड एनटीपी पर बोथ। नाउ एट दिस टाइम एसटीपी अलग कंडीशन है, एनटीपी अलग है। एसटीपी के अकॉर्डिंग नाउ 1 मोल गैस 22.7 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है।
एंड एनटीपी पर 1 मोल गैस 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है। तो अगर हम मोल 1 कंसीडर करें तो आइडियल गैस के लिए वी आइडियल की वैल्यू हम लिख सकते हैं 22.4 लीटर। तो वी रियल को अगर वीएम से रिप्रेजेंट करें तो वीएम लेस देन 22.4 लीटर हमको नजर आएगा। डायरेक्ट ही है क्वेश्चन। तो आंसर इस क्वेश्चन का दिख रहा है ऑप्शन बी। क्लियर है बच्चों? सो ये वीडियो कैसा लगा? सारे क्वेश्चंस के प्रॉपर आंसर मिले, प्रॉपर सॉल्यूशन मिले, ठीक है ना? तो बच्चों इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है? और अपने फ्रेंड्स से भी करवाइए। थैंक यू।